कल नहीं आए थे? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका आज फर्स्ट डे है? अच्छा, पहला दिन आपका है। एक बार ना नीचे श्वेता मैम से मिल लेना, जिनका आज पहला दिन है। वो आपको वन शॉट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जहां तक अभी चैप्टर हमने पढ़ा है, वैसे जो रियल सॉल्यूशन की शुरुआत हमने कल ही करी थी, एक ही लेक्चर हुआ है, वहां तक आप देख लेना, ठीक है। वहां तक आधे घंटे में कवर कर रखा होगा, फिर मैचअप हो जाएगा। लेकिन एक बार नीचे मैम से मिल लेना, जिनका आज पहला दिन है। चलिए थोड़ी सी मैं पुरानी बात करता हूं, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, कल हम पढ़ रहे थे सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, लिक्विड में गैस का घुलना, लिक्विड में गैस का घुलना। तो पहले तो मैंने बात करी यार ये सोलुबिलिटी होता क्या है। तो मैंने कहा 1 लीटर लिक्विड ले लो, 1 लीटर लिक्विड, सामने देखिए सब, 1 लीटर लिक्विड ले लो, ऊपर से गैस ले लो, गैस पर प्रेशर लगाओ, गैस लिक्विड के अंदर जाएगी। 1 लीटर लिक्विड के अंदर, 1 लीटर लिक्विड के अंदर जो गैस का मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व आप कर सकते हो उसे बोलते हो सोलुबिलिटी। जब हम गैस घोलेंगे 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 तो एक समय ऐसा आ जाएगा गैस कहेगी अब मैं और नहीं घुलूंगी, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेट। उस सैचुरेटेड स्टेट पर गैस का जो मैक्सिमम अमाउंट लिक्विड में सोलुबल होगा उसे बोलते हैं सोलुबिलिटी। फिर मैंने आपको पढ़ाया सोलुबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वैसे में ही घुलना मिलना चाहता है। जैसे कोई पोलर गैस है तो पोलर गैस किस में ज्यादा सोलुबल होगी, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर? पोलर। उसी प्रकार कोई नॉन पोलर गैस है, कोई नॉन पोलर गैस है तो किस में ज्यादा सोलुबल होगी, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट? नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो जैसा है वो वैसे में ही घुलना मिलना चाहता है। उससे अगला पॉइंट था टेम्परेचर। टेम्परेचर सोलुबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है, ध्यान सुनना। जब गैस लिक्विड में घुलती है तो गैस का लिक्विड में जाना, भाई गैस लिक्विड में घुल सकती है तो लिक्विड से गैस निकल भी तो सकती है। दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। और गैस से लिक्विड जाना इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, वेरी गुड। गैस से लिक्विड जाना इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ली चैटलियर के अकॉर्डिंग कब फेवरेबल होता है? जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज? डिक्रीज। जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो एक्सोथर्मिक फेवरेबल होगा, ज्यादा से ज्यादा गैस मेरी लिक्विड में घुलेगी, ज्यादा से ज्यादा गैस मेरी लिक्विड में घुलेगी। तो गैस ठंडे पानी में ज्यादा घुलती है या गर्मियों में? ठंड में गैस ज्यादा घुलेगी या गर्मी में? ठंड में, क्योंकि ठंड में टेम्परेचर क्या होता है? लो, ठीक है। इसलिए जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वार्म वाटर में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। और टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो वो एंडो को फेवरेबल करता है, लेकिन ये तो एक्सो है, ये तो एक्सो। अगला था क्रिटिकल टेम्परेचर। किस गैस को लिक्विफाई करना आसान है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। एक थी हाइड्रोजन, एक थी CO2। किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा था? CO2। किसको लिक्विफाई करना आसान? CO2। जिसको लिक्विफाई करना आसान उसी गैस की सोलुबिलिटी लिक्विड में ज्यादा। क्लियर है? ये 3 पॉइंट दोस्तों मैंने डिस्कस कर लिए थे। बिल्कुल शांत हो जाओ, किसी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। आज इस पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूं, और थोड़ा सा मैंने हेनरीज लॉ के बारे में बताया था, लेकिन बिल्कुल मैं बिगनिंग से, बिल्कुल जीरो से मैं शुरू कर रहा हूं। देखते रहना। देखो भाई साहब, ये है लिक्विड, कोई लिक्विड मैंने ले लिया, ये है लिक्विड, कोई लिक्विड मैंने ले लिया। ये है गैस, ये ऊपर से ली मैंने गैस, ठीक है। ये ऊपर से मैंने ली गैस। सुनते रहना भाई साहब, अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, बताओ, अगर थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगा थोड़ी सी गैस अंदर जाएगी? अगर मैं ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगा थोड़ी सी गैस अंदर जाएगी, और प्रेशर लगाऊंगा और गैस अंदर जाएगी। जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा गैस की सोलुबिलिटी लिक्विड में उतनी क्या होगी? ज्यादा। भाई जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा उतनी गैस ज्यादा घुलेगी, उतनी गैस की सोलुबिलिटी लिक्विड में ज्यादा होगी। तो एक लाइन लिखना चाहता हूं,
solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid directly proportional to the partial pressure of gas above liquid surface. ये प्रेशर जो है ये लिक्विड के ऊपर लग रहा है, अबोव लिक्विड सरफेस या अबोव लिक्विड। चलिए भाई, अब काम की बात पर आता हूं। ये तो कल भी मैंने बता दिया था जाते हुए। प्रेशर ज़्यादा लगाओगे गैस ज़्यादा घुलेगी, गैस की सोलुबिलिटी भी ज़्यादा होगी। मान लो प्रेशर थोड़ा सा लगाओगे, अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगा गैस भी थोड़ी सी घुलेगी, गैस की सोलुबिलिटी भी क्या होगी? कम। It means the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above liquid surface. अब मैं शुरुआत करता हूं नए टॉपिक की। इसमें देखो यार, आपको मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया। कंसंट्रेशन टर्म्स में एक होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? लाइक मैं ए और बी दो कंपोनेंट को मिक्स कर दूं, ए के मोल्स हो Na, बी के मोल्स हो Nb, तो कोई बता सकता है ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर डालो और नीचे टोटल मोल्स। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल्स ऊपर और नीचे टोटल मोल्स Na प्लस Nb। अगर मान लो बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल्स ऊपर और नीचे Na प्लस Nb। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो गैस का अमाउंट इस लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो रहा है। जब मैं ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूं तो जो गैस का अमाउंट है वो लिक्विड में इंक्रीज हो रहा है। भाई साहब, गैस का अमाउंट मैं किससे बता सकता हूं? ऐसी कौन सी टर्म है जिससे मैं गैस का अमाउंट बता सकता हूं? मास। एक मास है 10 ग्राम, एक है 100 ग्राम। दूसरा मोल्स। जैसे मास क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मोल्स भी किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी। तो अगर मुझे गैस का अमाउंट बताना है, सुनना, मैं मास से बता सकता हूं, मैं मोल से बता सकता हूं। दोस्तों, मैं गैस का अमाउंट मैं मोल फ्रैक्शन से ही बता सकता हूं। मान लो गैस लिक्विड में घुल गई, सुनना, गैस लिक्विड में घुल गई तो अब जो ये मिक्सचर बना है इसमें दो चीजें हैं। एक तो इसमें गैस है और एक इसमें दोस्तों लिक्विड है। एक गैस है, एक लिक्विड है, मानते हो? कुछ गैस के मोल्स होंगे, कुछ लिक्विड के मोल्स होंगे। गैस का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? कुछ गैस के मोल्स हैं मेरे पास और कुछ लिक्विड के मोल्स हैं। बताओ गैस का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर, नीचे टोटल मोल्स। सुनते रहना बस बिल्कुल ध्यान से। देखो भाई, क्वांटिटी को कैसे बताऊं, गैस की सोलबिलिटी को किससे बताऊं कि कितनी गैस घुली कितनी नहीं घुली? मास से बता सकता हूं, मोल से बता सकता हूं। दोस्तों, मोल फ्रैक्शन से ही बता सकता हूं। पता है कैसे? देखो, मान लो मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं। अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं तो गैस का अमाउंट भी इधर इंक्रीज होगा। गैस का अमाउंट इंक्रीज होगा तो मोल्स इंक्रीज होंगे। अगर गैस के मोल्स इंक्रीज होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? प्रेशर को इंक्रीज करने से गैस की सोलबिलिटी इंक्रीज हो गई। प्रेशर को इंक्रीज करने से गैस की सोलबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो जो सोलबिलिटी है उसे मोल फ्रैक्शन भी बताता है। मान लो मैं कह रहा हूं गैस ज्यादा घुली तो गैस का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। गैस कम घुली, गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? कम। तो असल में गैस की सोलबिलिटी को सबसे अच्छी तरह मोल फ्रैक्शन ही बताता है। ठीक है,
या मैं कहूं मोल फ्रैक्शन भी गैस की सोलबिलिटी को बताता है। मोल फ्रैक्शन भी गैस की सोलबिलिटी को बताता है। मान लो मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, थोड़ा सा प्रेशर, गैस थोड़ी घुली, गैस थोड़ी घुलेगी तो गैस का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, कम। मान लो मैंने ज्यादा प्रेशर लगाया, अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो गैस ज्यादा घुलेगी, गैस ज्यादा घुलेगी तो गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। तो ये जो गैस का मोल फ्रैक्शन है दोस्तों, ये गैस की सोलबिलिटी को बता रहा है। तो देखो मैं इधर क्या लिखता हूं, ध्यान से सुनना। सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड। सोलबिलिटी को कौन बताता है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पी गैस। लेकिन इनका मतलब जानना जरूरी है। ये गैस का कौन सा मोल फ्रैक्शन है। जब गैस लिक्विड में घुलेगी तो लिक्विड मिक्सचर के अंदर वाला गैस का मोल फ्रैक्शन है। तो मैं इधर लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, नीचे वैसे समझने के लिए। ये कौन सा गैस का प्रेशर है, लिक्विड सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर वाला, अबोव लिक्विड सरफेस, अबोव लिक्विड। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये कौन सा गैस का मोल फ्रैक्शन है जो लिक्विड के अंदर है, ये कौन सा गैस का प्रेशर है जो लिक्विड के ऊपर है। क्लियर है, समझ गया। काई गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी गैस। बहुत बढ़िया, अगली बात सुनना आप ध्यान से। काई गैस पी गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका उल्टा भी तो सही है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इट मीन्स x ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका उल्टा कर देता हूं, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई गैस। कोई बुराई थोड़ी ना है, कर दिया उल्टा। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पता है, थोड़ा सा इसका मतलब जानने की कोशिश करता हूं। मान लो काई गैस ज्यादा है, मतलब ज्यादा गैस इधर घुली हुई है, इसका लो ऊपर से प्रेशर भी क्या लग रहा है, ज्यादा। इसका मतलब ये है। तो पी भी काई गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मान लो गैस का मोल फ्रैक्शन कम है, मतलब गैस इधर कम घुली हुई है, इसका ऊपर से प्रेशर भी क्या लग रहा है, कम। ठीक है, कैसे भी ले लो, उल्टा लिख के मैंने आपको मतलब भी समझाया। चलिए बहुत खूब। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो निशान है ये आता ही जाने के लिए है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो निशान है ये आता ही जाने के लिए है, ये तो आता ही जाने के लिए है। तो यहां पी गैस इक्वल टू लगाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर इक्वल टू लगाया। लेकिन जब भी हम इक्वल टू लगाते हैं तो नए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इधर जो नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा उसे बोलेंगे KH, उसे बोलेंगे KH। लेकिन दोस्तों हमें KH बताना पड़ेगा। व्हाट इज KH? KH क्या है? KH होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये जो बात है किसने बताई थी? सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस, हेनरीज लॉ। ये सब कुछ हमने किससे निकाला? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की ये फाइनल इक्वेशन है, उसमें जो कांस्टेंट आया उसे बोल दिया हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये सारा काम हमें हेनरीज ने करके दिया। ये इक्वेशन भी हेनरीज लॉ की मदद से आई, तो इसके अंदर जो कांस्टेंट है उसे हमने बोल दिया हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो अब एक एक टर्म का मतलब बताना। पी गैस क्या है? पी गैस प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। KH क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अच्छा, काई गैस क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। एक एक टर्म का आपको मतलब पता होना चाहिए। ये गैस का प्रेशर है जो लिक्विड सरफेस के ऊपर है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। ये है काई गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब सर ये कांस्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखो, अगर मैं बात करूं अलग अलग गैसेस की, एक मैंने लिक्विड ले लिया, लाइक ये मैंने पानी ले लिया, और मैंने अलग अलग गैसेस ले ली, उनके घुलने का तरीका सेम होगा या अलग अलग? सारी गैस एक ही तरीके से घुलेगी? नहीं, कोई गैस ज्यादा घुलना चाहेगी, कोई कम घुलना चाहेगी। तो अलग अलग गैसेस का दोस्तों KH अलग अलग होता है।
अलग अलग गैसेस अलग अलग तरीके से घुलना चाहेंगी, तो अलग अलग गैसेस का अलग अलग केएच होता है। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड, मान लो मैंने सेम गैस ले ली, ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन। एक बार तो उसको पानी में घोल के देख रहा हूं, एक बार मैंने एल्कोहल ले लिया, एक बार उसको एल्कोहल में घोल के देख रहा हूं। तो बताओ, जो ऑक्सीजन है वो पानी में और एल्कोहल में सेम रफ्तार से घुलेगी या अलग अलग? अलग अलग। भाई क्या बता, पानी में घुलने की रफ्तार ज्यादा हो, एल्कोहल में कम। तो एक तो ये जो KH है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस, एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस, अलग अलग गैस का अलग अलग KH। दूसरी बात, अलग अलग सोलवेंट के लिए भी अलग अलग KH। तो KH दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पर? एक तो नेचर ऑफ गैस और एक नेचर ऑफ सोलवेंट। जो आपका KH है दोस्तों, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपका नेचर ऑफ गैस, एक नेचर ऑफ सोलवेंट। ठीक है, लिखने का अभी वक्त आपको दूंगा खूब, ठीक है, बस एक छोटा सा सवाल करना है, बिल्कुल छोटा सा सवाल, इसी पे निर्भर। देखो आपने क्या जाना, प्रेशर अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो गैस की सोलबिलिटी भी ज्यादा होगी, सोलबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। सोलबिलिटी को किससे बताते हैं? सोलबिलिटी को कौन बताता है? मोल फ्रैक्शन। वेरी गुड, याद रखना, सोलबिलिटी को कौन बताता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले निशान को हटाया, इक्वल टू आया, एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा जिसे बोल दिया KH। ये रिलेशन हमेशा आप याद रखोगे, P गैस इक्वल टू KH इनटू काई गैस। लेकिन एक एक टर्म का मतलब याद करना जरूरी है। व्हाट इज P गैस? प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। व्हाट इज KH? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये किस पे डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ सॉल्वेंट है? दोनों पर, दोनों पर। काई गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। बस एक बात आपने देख ली, सोलुबिलिटी को बताता है काई। ध्यान सुनना, सोलुबिलिटी को बताता है काई। ये सवाल सुनो, कह रहा है एक गैस एक है और एक गैस बी है, एक गैस ए है एक गैस बी है। गैस ए का KH दे रखा है KHA, गैस बी का KH दे रखा है KHB। ये दोनों गैसेस के हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखी है। KHA ग्रेटर देन KHB। ए गैस का जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो बी गैस के हेनरीज लॉ कांस्टेंट से ज्यादा है। सवाल पूछा है विच गैस इज मोर सोलुबल, विच गैस इज मोर सोलुबल। सुनो एक बात आना, अभी एक रिलेशन पढ़कर आए थे, P गैस इक्वल टू KH इंटू काई, यही तो था। गैस गैस हटा रहा हूं, अंडरस्टूड है यार, गैस की बात हो रही है, गैस गैस हटा रहा हूं, अंडरस्टूड है, गैस की बात हो रही है। मेरी बात सुनो, सोलबिलिटी को कौन बताता है? सोलबिलिटी को कौन बताता है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैं मान लूं आप दोनों गैसेस को घोलते वक्त ऊपर से प्रेशर सेम लगा रहे हो, तो क्या चीज सेम होगी? प्रेशर सेम होगा, P सेम होगा। P क्या होगा? सेम। अगर P सेम होगा तो ये जो काई है, काई, KH को उधर फेंक दो, KH नीचे आएगा, P KH को उधर फेंक दो, तो पता ना, काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH या इनवर्सली? इनवर्सली। तो काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। ठीक है, सोलुबिलिटी को कौन बताता है? काई। और ये काई जो है ये KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों गैस का देखो, जिसका KH ज्यादा उसकी सोलुबिलिटी कम। ठीक है, किसका KH ज्यादा है? ए का बी का? ए का। ए का KH ज्यादा, ए की सोलुबिलिटी, ए का मोल फ्रैक्शन बी से कम। ए का KH ज्यादा, ए का मोल फ्रैक्शन कम। तो सवाल देखो क्या पूछा है, विच गैस इज मोर सोलुबल, ए या बी? बी। या इसका उल्टा सुना, जिसका KH कम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका काई ज्यादा, उसकी सोलबिलिटी ज्यादा। किसका KH कम है? बी का। बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा, सोलबिलिटी ज्यादा। तो विच गैस इज मोर सोलुबल, इसका उत्तर होगा, देखो क्या होगा? बी। बस बी, ये है आंसर। ठीक है, अब उतारो ये फटाफट, कोई डाउट है तो पूछिए।
जो भी डाउट मन में है तो पूछ। दक्ष, कोई भी डाउट है तो पूछ। कुछ लोगों के तो डाउट ही नहीं आते। हैं? अबे ऐसे डाउट मत पूछिए, ठीक है? हाँ जी, इधर वैसे तो सोलबिलिटी को मास भी बता सकता है, सोलबिलिटी को मोल्स भी बता सकता है, लेकिन हमें ये स्टैंडर्ड हेनरीज लॉ इक्वेशन है, इसमें सोलबिलिटी को कौन बताता है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है? वैसे सोलबिलिटी को मास भी बताता है, मोल्स भी बताते हैं, लेकिन जो हमारी किताबों में इक्वेशन लिखी है उसमें माना गया है कि सोलबिलिटी को ज़्यादा बेहतर बताता है मोल फ्रैक्शन। चलिए उतारिए। न्यू स्टूडेंट, आप कौन से स्कूल से हो? लिटिल एंजल्स। ये लिटिल एंजल की ड्रेस है, ठीक है? अच्छा, क्लास? अच्छा, आशीष सर ने पहनी थी, हाँ वो वीडियो में, ठीक है ठीक है। हाँ वो फिर वापस ले गया था वो लड़का। अच्छा, और जो न्यू स्टूडेंट है, आप भी आज ही आए हो? सेकंड डे आपका आज? चलिए, आप कौन से स्कूल से हो? अच्छा, हिंदू। बैठ जाओ। और तो सब पुराने चेहरे हैं, हैं? नहीं, इनका भी सेकंड डे है। तारी क्या पूछ रहा है? सेक्शन? मतलब एग्जैक्टली बताओ, सुन नहीं रहा। आपका आ गया 11th का रिजल्ट? नहीं आया? हाँ पता है, पास है, पास सबका। वैसे किस किस का 11th का रिजल्ट अभी नहीं आया? अच्छा, मैक्सिमम। लेकिन आपको ये विश्वास है कि आप पास हो बहुत ही अच्छे अंक से? चलिए भाई, बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। सामने देखिए, अब किसी तरह की आवाज नहीं आएगी। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या था? अगर मैं ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगाऊंगा तो गैस की सोलबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। दिस इज हेनरीज लॉ। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन देखना इसकी। रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, मान लो ये आपके लंग्स हैं, ठीक है? अरे आवाज नहीं किस तरह की, देखो मान लो आपने ऑक्सीजन इनहेल करा। जब आप एकदम से ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो लंग्स के अंदर, एकदम से सांस लेते हो तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो एकदम से बढ़ जाता है। लंग्स में चारों तरफ दोस्तों ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर आपको जीवित रहना है, अगर आपको जीवित रहना है तो जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आती है उसका ब्लड में घुलना बहुत जरूरी है। जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है उसका ब्लड में घुलना बहुत जरूरी है, ठीक है? ब्लड लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है? तो अगर एकदम से आपने सांस लिया, एकदम से आपने सांस लिया तो एकदम से लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो बताओ ऑक्सीजन की ब्लड में सोलबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। कौन सा लो? हेनरीज लो।
तो जैसे ही सांस लेते हो एकदम से ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है, तो ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर सोल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो हम आसानी से सांस ले पाती हैं। ठीक है, इसलिए कई बार हमें सांस नहीं आती तो हम और प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, व्हेन वी इनहेल पी ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज हाई, सो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज हाई। सो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज हाई। क्लियर है? चलिए भाई, मतलब जो सांस ले रहे हैं उसके पीछे भी हेनरी का हाथ है। दूसरी बात, एट हाई एल्टीट्यूड, जब हम पहाड़ चढ़ते हैं या ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज? डिक्रीज। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताता हूं कैसे। जब हम बहुत ऊपर जाते हैं तो वैक्यूम आ जाता है, वैक्यूम में प्रेशर कितना, और यहां पे तो कुछ ना कुछ प्रेशर है, इसका मतलब ऊपर जाते वक्त प्रेशर डिक्रीज हुआ या इंक्रीज? डिक्रीज। चलो ठीक है, चलिए देखो सामने, ऊपर जाते हुए, ध्यान से सुनना, ऊपर जाते हुए मान लो आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, बेटा आवाज ना आए किसी तरह की, डिस्टरबेंस मत करिए बीच में। मान लो आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो अगल बगल जो एयर का प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर है, वो कम हो जाता है, कम। अगर हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया तो हम चाहे सांस लेंगे, जो ऑक्सीजन हमें मिलेगी वो भी कम प्रेशर की मिलेगी। अगर ऑक्सीजन हमें कम प्रेशर की मिलेगी तो बताओ, ऑक्सीजन का प्रेशर कम तो ऑक्सीजन की ब्लड में सोल्युबिलिटी भी कम, तो ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी। इसमें होता क्या है, जब हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेशर घटने से, ऑक्सीजन की ब्लड में सोल्युबिलिटी कम होने से जो ऑक्सीजन है वो माइंड तक नहीं जा पाती, दिमाग तक। अगर आपको सोचना भी है, दिमाग भी लगाना होता है, तो माइंड को भी ऑक्सीजन चाहिए, वो ब्लड के थ्रू माइंड में आती है। अगर ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ही कम हो गई तो दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं आएगी, और जब दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं आती ना, कम आती है, तो एक भूलने की बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं एनोक्सिया। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ एयर एट हाई एल्टीट्यूड डिक्रीजेस, सो PO2 इन इनहेल्ड एयर इज लेस, सो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीजेस। दिस कोजिस, ये जो है दिस कोजिस एनोक्सिया, ये भूलने की बीमारी होती है। मतलब पता है, जैसे आप इधर चढ़ोगे ना तो आप ये सोचने लगोगे आप चढ़े ही क्यों हो, दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप भूलने लगते हो चीज़ों को, आप यही याद नहीं कर पाओगे कि आप चढ़ाई क्यों कर रहे हो। फिर और ऊपर चढ़ोगे ना तो एकदम से नीचे आओगे, दिमाग चलना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, एकदम से नीचे गिर जाओगे, ऐसा होता है। तो अब इसका इलाज क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाना है। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो। तो इसलिए जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऊपर प्रेशर कम है। ठीक है, दिस कॉजेज एनोक्सिया। टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, माउंटेन क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। चलिए भाई, यहां तक बातें समझ में आई। दो एप्लीकेशन तो रियल लाइफ में समझ में आ गए कि जो हम सांस ले रहे हैं उसके पीछे भी हेनरी का हाथ है, और जो माउंटेन क्लाइंबर्स ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं वहां भी हेनरीज लॉ ही है। ये भाई जब ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन की ब्लड में सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो इसलिए एनोक्सिया से बचने के लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। अगली बात, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जैसे जनरली आप सब जो बच्चे हो, बाहर के आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत अच्छी लगती है। कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, मरिंडा हो गया, ठीक है, फेंटा हो गया, ड्यू हो गया, लिम्का हो गया, ये सारी आपको बहुत अच्छे लगती हैं। अब ये बनाई कैसे जाती हैं, ध्यान से सुनना, इनको बनाते कैसे हैं। देखो, असल में ये सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, ये सब है पानी, बस पानी में
CO2 डिजोल्व कर दी गई है, CO2 गैस। अगर मैं CO2 गैस को दोस्तों पानी के अंदर डिजोल्व कर दूं तो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक तैयार हो जाएगी, आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक तैयार हो जाएगी। अब इसमें एक सवाल है, सर मतलब CO2 को पानी में घोलना है, तो सुनना, अगर CO2 को पानी में घोलना है तो CO2 का प्रेशर क्या होना चाहिए? CO2 का प्रेशर क्या होना चाहिए? ज़्यादा है कम? ज़्यादा। तो जब इन्हें बनाते हैं, जब फैक्ट्री में ये बनती है, तो जब इसको सील करते हैं, इसको बंद करते हैं, तो अंत में हाई प्रेशर के अंडर इसे सील करा जाता है। एकदम से हाई प्रेशर लगाएंगे, ऐसे प्रेशर लगाएंगे, एकदम से सील कर देंगे, क्योंकि अगर CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा तो CO2 की पानी में सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। कौन सा लो? हेनरीज लो। ठीक है। अब जो टेस्ट है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पेट में जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो CO2 की वजह से। ठीक है। क्या होता है जब पेट में जाती है ना, तो CO2 के बबल्स फिर पानी से थोड़े थोड़े बाहर भी आते हैं, वो चीज़ भी आपको अच्छी लगती है, उसमें आपको बहुत मज़ा आता है। ये एडिक्शन है एक तरीके का। मेरी बात सुनो, मान लो आप ढक्कन खोल दोगे तो क्या होता है? अगर आपने ढक्कन खोल दिया तो बताओ CO2 का प्रेशर बढ़ा या घटा? घटा। अगर CO2 का प्रेशर घटा तो CO2 की पानी में सोल्युबिलिटी भी घटी। अगर सोल्युबिलिटी घटेगी तो पता क्या होगा? जितनी CO2 इसमें घुली थी अब वो भी धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। ऐसा होता है। जैसे आप क्या करना, फैंटा खरीदना और उसको ढक्कन खोल के ऐसे बात करते रहो अपने दोस्त के साथ, फिर क्या होगा? प्रेशर कम हुआ, धीरे धीरे सारी CO2 बाहर निकल जाएगी। 2 घंटे में पीना उसे, पानी की तरह फील आएगी, मीठा पानी। ठीक है, ऐसा लग रहा है पानी के अंदर चीनी घोल रखी है। जो सारा आनंद आपको मिलता है वो CO2 के कारण मिलता है। तो अगर ढक्कन खोल दोगे CO2 बाहर निकल जाएगी, गैस फिजिस आउट। देखो क्या लिखा है, CO2 इज, अरे कोई बोल रहा है, कोई लड़की बेटा, कोई बच्ची बोल रही है, शांत हो जाओ यार। अभी इसकी इतनी भी लड़कियों जैसी आवाज नहीं है, ठीक है? आवाज बंद करिए जो भी बच्ची बोल रही है, ठीक है? देखो, CO2 is dissolved in water at a high pressure. They are sealed under high pressure. So when bottle is unsealed, मान लो बोतल को मैं कभी ओपन करूंगा तो P gas decreases, so CO2 comes out, gas fizzes out. ठीक है, वही बात बता रहा है कि भाई जब भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स फैक्ट्री से बनती है तो इनको जब सील करा जाता है तो अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि जब CO2 का प्रेशर आप हाई रखोगे जब भी तो CO2 की सोल्युबिलिटी हाई होगी। लेकिन जब ढक्कन खोल देते हो तो प्रेशर कम हो जाता है, सोल्युबिलिटी घट जाती है, जो गैस CO2 घुली है वो भी बाहर निकल आएगी। ठीक है, एक बार इन 3 पॉइंट्स को लिखिए। और मैंने आपको कहा था कि आप साथ में नहीं बैठोगे बेटा, मैंने आपको कही थी, दोनों को बहुत अच्छी तरह समझाया था, आपको भी। कोई भी जो इस संगत में रहेगा वो सुरक्षित नहीं है। ठीक है, आप अलग अलग हो जाओ, इंडिविजुअल अलग अलग चलो, चलो पीछे चलो सबसे। ठीक है, आप इधर जाओ, आगे से एक बेंच पे भी बैठोगे आप। ठीक है, और आप जितनी भी गर्ल्स हैं ना, आप भी कल से थोड़ा सा आगे बैठा करो इधर। ठीक है, और तुम बहुत आगे बैठे हो। ठीक है चलिए, सबने उतार लिया, चलो ठीक है। ये बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। ठीक, ये जीवन में आपको ना कुछ चीजें सिखा रही है हेनरीज लॉ। क्या इधर क्या सिखाया तुम्हें कि जब कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलोगे तो किसी से बात मत करो, उसे पी लो। ठीक है, इधर तुम्हें क्या सिखाया? हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना है। इधर तुम्हें सांस लेना है, ये जरूरी है, सांस नहीं लेना तो मर जाओगे ये वाली जो एप्लीकेशन है ना, ये और मजेदार है। फोर्थ चलिए भाई साहब,
बिल्कुल शांत हो जाइए, सब सामने देखिए। स्कूबा डाइवर, स्कूबा डाइवर की हिंदी होती है गोताखोर। गोताखोर, जैसे आप गोवा जाओगे या अंडमान निकोबार जाओगे तो वहाँ स्कूबा डाइविंग करवाते हैं, ठीक है। आपसे 8 से 10 हज़ार रुपये ले लेंगे, आपको पानी के अंदर भेजा जाएगा, ठीक है, पूरे कवच के साथ। आप पानी के अंदर जाते हो, मान लो देखो ये इंसान है, ये सीधा पानी के अंदर चला गया, अभी इसी कुछ चीज इसने पहन नहीं रखी, ये सीधा पानी के अंदर जा रहा है। जब पानी के अंदर जाते हैं, जब पानी के अंदर जाते हैं तो पता ना, जितना नीचे जाओगे पानी का प्रेशर उतना क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा, जैसे मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा तो वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात भाई साहब। जैसे एकदम से आप पानी के अंदर गए तो क्या होता है, पानी के अंदर दोस्तों एयर है। अरे भाई साहब मान लो कुछ भी है, ये आपका स्विमिंग पूल है, जोड़ है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन या एयर, एयर इस वाटर के अंदर घुल जाती है। सुनते रहे ना, एयर तो पहले से वाटर के अंदर घुली हुई है, एयर तो पहले से अंदर वाटर के अंदर घुली हुई है। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाते वक्त वाटर का प्रेशर इंक्रीज हुआ, एयर का प्रेशर भी तो इंक्रीज हुआ। भाई साहब जो हवा पानी के अंदर घुली है, जो एयर वाटर के अंदर घुली है, उसका प्रेशर भी तो इंक्रीज हुआ। एयर के अंदर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एयर के अंदर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है नाइट्रोजन। भाई अगर नीचे जाते वक्त एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो O2 का भी प्रेशर इंक्रीज होगा, N2 का भी प्रेशर इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, जब आप नीचे की तरफ जाओगे, सुनना, जब आप नीचे की तरफ जाओगे, जैसे मैं नीचे की तरफ चला गया, जब मैं नीचे की तरफ चला गया तो हवा का प्रेशर, जो पानी में घुली हुई हवा है, उसका प्रेशर इतना बढ़ गया, O2 का, N2 का प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने लगते हैं, वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने लगते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे मैं अंदर गया पानी के, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड तो है ही, लिक्विड तो है ही, तो अगर O2 का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाने लगेगी, कहीं से भी, यहीं से। ऐसे ही N2 भी बॉडी के अंदर जाने चाहिए, N2 भी बॉडी के अंदर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यार। गोताखोर नीचे गया, नीचे गया, ऑक्सीजन और N2 उसकी बॉडी के अंदर घुलने लगे, क्या दिक्कत है भाई? ऑक्सीजन घुल रही है बॉडी के अंदर, अच्छी तो बात है, क्या बुरी बात है? अच्छी बात है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई, सीधा यहां से आ गई, हर जगह से घुस रही है। लेकिन ऑक्सीजन का घुलना तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती यार। ऐसे ही नाइट्रोजन का घुलना भी दिक्कत नहीं है। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है दोस्तों, जब गोताखोर यहाँ पे मान लो कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स होगा, ऑक्टोपस को देख के जाएगा या मगरमच्छ को देख के, ठीक है, वो सारा सबको देख के फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, जब उसका जी भर जाएगा, ठीक है। जनरली इधर मुझे नहीं लगता किसी ने ऑक्टोपस भी देखा है। ऑक्टोपस कहाँ देखा है? रोड पे मत बोल दियो, ठीक है, कभी कहीं रोड पे देखा है या गंदे नाले में। गंदे नाले में कोई ऑक्टोपस नहीं है, ठीक है, वहां पे सुअर जरूर घूमते हैं, वही एक्वेटिक एनिमल्स हैं। है? नहीं देखा? अरे तुमने कहाँ देखा बता दो, कहाँ था वो एक्वेरियम? दिल्ली में था। अच्छा, किसी होटल में गए थे, अच्छे 5 स्टार होटल में, ठीक है। कछुआ तो देखा है यार मैंने कछुआ तो एक सामान्य जीव है, सबने देख रखा है। चले देखो, आप नीचे गए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉडी में बहुत घुल गई, आपको पता भी नहीं लग रहा। लेकिन सुनो, जब वो सब आप देख लोगे, ऑक्टोपस, मगरमच्छ, ये सब, अब आप ऊपर की तरफ जाओगे। जब दोस्तों आप ऊपर की तरफ जाते हो, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो अब बताओ वाटर का प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज है डिक्रीज? डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। एयर का प्रेशर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। O2 N2 का प्रेशर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर N2 का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है
तो N2 की सोलिबिलिटी बॉडी में क्या होगी? कम। इसका मतलब क्या है? जो N2 पहले से बॉडी में घुल गई है, अब वो भी कहां निकलेगी? बाहर। अब वो भी बाहर निकलेगी। जो N2 आपके बॉडी में घुल चुकी है वो N2 भी बाहर निकलेगी। ये काफी पेनफुल सिचुएशन है दोस्तों। अब सोचो ना कैसा लगेगा, कैसा एहसास होगा। आपकी बॉडी के अंदर से गैस निकल रही है, जब N2 बॉडी से निकलती है, इस पेनफुल सिचुएशन को दोस्तों बैंड्स बोला जाता है। ये बड़ी दिक्कत है, सिर्फ 5-6 सेकंड में इंसान को मार देती है। ठीक है, एकदम से नीचे गए, वहां तो खुश हो रहे हो, ऑक्टोपस देख लिया, टोर्टोइस ये, मगर एकदम से ऊपर आए, बस लाश आ रही है ऊपर। ठीक है, क्योंकि इतना पेन होता है इसमें, एकदम से गैस बॉडी से निकलती है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, उस समय कुछ समझ भी नहीं आता। तो इससे बचने का तरीका क्या है? ऊपर ना हो, यही देखो कब तक नीचे रहोगे, कभी ना कभी तो घर वालों की याद आएगी, ऊपर जरूर आओगे। देखो यहां पे ना एक काम आपको करना पड़ेगा। सारी दिक्कत यह है कि जो एयर है, जो पानी के अंदर एयर है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है। आप कहीं ना कहीं उस एयर के प्रेशर को कम कर दो। हम करते क्या हैं, एक ऐसा सिलेंडर लेकर जाते हैं, एक ऐसा सिलेंडर लेकर जाते हैं जिसमें एयर को डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम गैस से। मतलब एयर के साथ हम उसमें हीलियम को भर देते हैं, एयर के साथ हम हीलियम को भर देते हैं। अब आप कहोगे सर एयर के साथ हीलियम को भर दिया तो देखो एयर का इन्फ्लुएंस वैसे थोड़ा कम हो गया। अरे यार सबका, अगर एयर को हीलियम के साथ डाइल्यूट कर दिया तो एयर का परसेंटेज ही कम हो गया, नाइट्रोजन का परसेंटेज कम हो गया। अब नाइट्रोजन कम घुलेगी तो आपको दिक्कत कम करेगी। दूसरी बात, ऐसा तो नहीं इस हीलियम के साथ डाइल्यूट करा, इसमें हीलियम मिलाया, ऐसा तो नहीं ये हीलियम दिक्कत करते, फिर ये हीलियम भी बॉडी के अंदर घुसना शुरू करते। तो हीलियम के साथ ही डाइल्यूट क्यों करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि जो हीलियम है उसकी जो सोलुबिलिटी है बहुत कम होती है। हीलियम गैस घुलना बहुत कम पसंद करती है किसी भी लिक्विड में। तो हीलियम एक ऐसी गैस है जिसको आप नीचे लेके जा रहे हो लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो आपकी बॉडी के अंदर घुलेगी नहीं। तो हीलियम के साथ ही डाइल्यूट क्यों करा? क्योंकि हीलियम की सोलबिलिटी क्या है? कम, बहुत बहुत कम। तो हीलियम आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, तो स्कूबा डाइवर्स के बारे में देखो। ड्यू टू हाई अंडर वाटर प्रेशर सोलबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन बॉडी इंक्रीजेस। बिल्कुल भाई, नाइट्रोजन की सोलबिलिटी बढ़ जाती है। दिस कॉजेस बैंड्स टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम स्कूबा डाइवर्स कैरी एयर सिलेंडर डाइल्यूटेड विद हीलियम। ठीक है भाई, डाइल्यूट करने से एक फायदा तो ये हुआ कि हवा का परसेंटेज कम हो गया। हवा का परसेंटेज कम हो गया तो अब नाइट्रोजन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, और जिसके साथ मिला रहे हो ना वो भी सेफ है, उसकी सोलबिलिटी तो वैसे ही कम है, वो तो आपको कभी नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम हीलियम के साथ इसे डाइल्यूट करते हैं। उतार लो इसे और यहाँ पे लिख लो सोलुबिलिटी ऑफ हीलियम गैस इज वेरी लो। अगर कोई आपसे पूछे, चलो मुझे कोई बता सकता है हीलियम गैस का जो KH होगा वो ज्यादा होगा या कम? KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट। बिल्कुल भाई साहब, यहां देखो सोलुबिलिटी ऑफ KH, सोलुबिलिटी और KH एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कह रहा हूं हीलियम गैस की सोलुबिलिटी कम है तो इसका मतलब इसका KH क्या है? ज्यादा। तो जो हीलियम का KH है वो बहुत ज्यादा मिलेगा, हीलियम का जो KH है वो ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उतारो इसे। ये अब ध्यान रखना, जोड़ वोड़ में जो है ना आसपास के विलेज के लोग, वो जोड़ वोड़ में वैसे ही डूब जाते हैं। वैसे तो जोड़ इतना गहरा होता नहीं कि वहां पे अंदर इतना हाई प्रेशर बने, सीधा डूबते हैं, सर लगता है वहीं पे नीचे, फिर एकदम से ऊपर आते हो।
और कोई एक्वेटिक एनिमल्स नहीं मिलते, वहां भैंस मिलती है, भैंस को देख के वापस। अभी मुझे आईसीएस के एक बच्चे ने वीडियो भेजा था, वो ऐसे भैंस के साथ खेल रहा था, फिर भैंस के ऊपर चढ़ के जोड़ पे ऐसे जा रहा था। नहीं ऐसा नहीं है, यही सवाल उतारिए, करिए। जैसे जोड़ को इंग्लिश में बोलते क्या है? पॉन्ड, पॉन्ड, फ्रेश वाटर पॉन्ड। चलिए, बी का केएच ज्यादा है, ठीक है। सुनो, बिल्कुल शांत हो जाइए, सब सामने देखिए। गैस ए इज मोर सोलुबल देन गैस बी एट द सेम टेम्परेचर विच हैज हाइएस्ट वैल्यू ऑफ केएच। ए इज मोर सोलुबल, इसका मतलब जो गैस ए का मोल फ्रैक्शन होगा वो गैस बी से ज्यादा होगा। इसका मतलब जो गैस ए का मोल फ्रैक्शन होगा वो गैस बी के मोल फ्रैक्शन से ज्यादा होगा। अब अगर मैं केएच की बात करूं तो सोलुबिलिटी और केएच एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? इनवर्सली। तो अगर काई केएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो केएच भी तो काई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सुनो मेरे भाई, यहां पर जिसका काई कम है उसका केएच क्या होगा? ज्यादा। बी का काई कम है तो बी का जो केएच होगा वो ए के केएच से ज्यादा होगा। बी का काई कम है तो बी का जो केएच होगा वो ए के केएच से ज्यादा होगा। बी का जो केएच होगा वो ए के केएच से ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए भाई, यही पूछा था, बताओ किसका केएच ज्यादा? बी का। अच्छा, इसका रीजन क्या? वाई? बिकॉज केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलुबिलिटी। या तो लिख दो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई गैस, या लिख दो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलुबिलिटी। तो ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन वाई? बिकॉज KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी उतारो।
आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।